हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 2 अप्रैल। आज का दिन है संडे का दिन और संडे को थोड़ा सा अलग टाइप का पब्लिकेशन होता है द हिंदू का। तो आज के इस न्यूज़पेपर को हम एनालाइज करेंगे, सारे करंट अफेयर्स को एनालाइज करेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहला आज का जो आर्टिकल है दैट इज दिस वन, पेज नंबर 1 पे आपको दिखेगा, नो आइडल्स नो आर्म्स पट्टानम माइस्ट्री। ठीक है, तो पट्टा नाम क्या है? पट्टा नाम बेसिकली एक जगह एक्सकेवेट की गई है केरला के पास में। और ये जो विलेज है पट्टा नाम का, ये कहा जा रहा है कि 5th सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक ये रहा था। तो काफी पुराना ये एक्सकेवेशन है, काफी पुराना यहाँ पे सिविलाइजेशन हुआ करती थी। और सबसे ज्यादा एक्टिव थी ये ड्यूरिंग 100 BC टू 300 AD। इन 400 सालों में सबसे ज्यादा एक्टिव ये सिविलाइजेशन थी। लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली है जो बाकी सारी सिविलाइजेशन से काफी अलग हैं। जैसे कि पहली चीज यहाँ पे पता चली कि भाई इस एक्सकेवेशन में कोई भी टेम्पल, कोई भी मंदिर, कोई भी रिलीजियस बेस्ड चीज मिली ही नहीं। तो कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन यहाँ पे था ही नहीं, ये कहना है यहाँ के एक्सकेवेटर्स का। दूसरी चीज, कोई किसी भी तरह के वेपन्स भी नहीं मिले यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे मार्शल आर्ट्स, कोई किसी भी तरह का मार्शल वेपन नहीं मिला है। यानी कि वॉर्स वगैरह से बहुत दूर पीस लविंग लोग हुआ करते थे यहाँ के। तो ये जो विलेज है पट्टा नाम का, जो केरला में मिला है, ये एक मल्टी कल्चरल आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ती है। ये पहला एम्पोरियम है इंडियन ओशन का। कहा जाता है कि यहाँ पे एक जगह थी जिसका नाम था मुजीरिस। इस मुजीरिस का ही पार्ट था पट्टानम। तो मुजीरिस बेसिकली एक मेजर पोर्ट था हमारे इंडियन कोस्ट का। जो हमारा इस तरह का कोस्ट है ना, इस कोस्ट पे केरला के पास में यहाँ पे मुजीरिस पड़ता था। और मुजीरिस एक मेजर फेमस पोस्ट पोर्ट हुआ करता था बहुत एंशियंट टाइम्स में। उसी में आता था ये पट्टानाम विलेज। और ये जो है ये ग्रीको रोमन क्लासिकल एज से बिलोंग करने वाला एक सिविलाइजेशन का पार्ट है। ओके, तो एक्सकेवेशन ने ये बताया है, अभी तक देखो बहुत कम एक्सकेवेशन इस जगह का हुआ है। 1% से भी कम अभी इधर का हम डिटेक्ट कर पाए, डिस्कवर कर पाए इस एक्सकेवेशन को, इस सिविलाइजेशन को हम बहुत कम अभी एक्सप्लोर कर पाए हैं। लेकिन जितना भी एक्सप्लोर किया उसमें ये समझ में आया कि रिलीजन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे था ही नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी नहीं थी, मतलब कोई कास्ट बेस्ड डिविजन्स थे ही नहीं। ओके, और इसके साथ में ये देखने को मिला कि यहाँ पे लगभग 45 लाख शर्ड्स मिले हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिले हैं, जिससे समझ में आता है कि इस एक्सकेवेशन से रिलेटेड, इस साइट से रिलेटेड, इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड कई सारी ऐसी चीजें जो इसको बाकी आसपास की सिविलाइजेशन से जोड़ती थी। जैसे कि 1.4 लाख यहाँ पे बिलोंगिंग मिली है, जो कि मेडिटेरेनियन सी के साइड पे जो सिविलाइजेशन थी, रिवर नाइल के साइड पे, रेड सी के साइड पे, साउथ चाइना सी के साइड पे जो सिविलाइजेशन उस टाइम पे हुआ करती थी, उनसे इस सिविलाइजेशन के लिंक थे, जो कि एक बेसिकली सदर्न सिविलाइजेशन की हम बात करें जब हम पट्टानाम की बात करते हैं। तो पट्टानाम जो है ये एक ऐसी जगह पता चली आर्कियोलॉजिस्ट को जहाँ पे गॉड्स के या गॉडेसेस के कोई भी आइडल्स नहीं मिले हैं, कोई भी रिमेन्स नहीं मिले हैं। तो ना ही ये मिला है, ना ही कोई सोफिस्टिकेटेड वेपनरी मिली है। जबकि इसी के टाइम पे अगर कंटेम्प्रेरी साइट्स आप देखोगे इजिप्ट की, या फिर आप देखोगे ओमान की खोर रोरी इस नाम की एक साइट थी, ठीक है, सिविलाइजेशन थी। इन साइट्स पे आपको रिलीजियस आइडल्स भी मिलेंगे और सेम वेपनरी भी मिलेगी। लेकिन अभी तक जितना एक्सकेवेशन हुआ है इस पट्टा नाम साइट का, यहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं है। ठीक है, तो इसके टाइमलाइन याद रखना। इसके साइड में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि टेम्पल से रिलेटेड कुछ नहीं मिला, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन नहीं मिला, वेपनरी नहीं मिली, ये याद रखना। और कंटेम्प्रेरी साइट्स कौन कौन सी थी? इजिप्ट की थी, नाम है बेरानाइक, और ओमान की थी खोर रोरी। ओके, और इनके काफी ज्यादा कनेक्शंस भी थे आसपास की सिविलाइजेशन से। ये चीज याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, सीधे हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलेंगे। मैंने सब कुछ आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया है। तो देखो ये दिख रहा है, ये डांस फॉर्म, थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो ये बेसिकली ये जो डांस फॉर्म है ये है थिर्रा। ठीक है, इसको कह रहे हैं थिर्रा डांस फॉर्म। और ये थिर्रा जो है, थय्यम भी बोलते हैं, थय्यम थोड़ा सा इससे अलग है। ठीक है, थिर्रा और थय्यम जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बेसिकली आर्ट फॉर्म है। ओके, और ये थिर्रा या थय्यम की अगर हम बात करें, इसको थय्यम थिरा भी बोलते हैं, ये रिचुअल डांस है। ठीक है, रिचुअल डांस फॉर्म है। कहाँ से बिलोंग करता है? ये केरला का रिचुअल डांस फॉर्म है। ठीक है, केरला का। और इसको जनरली आपने पढ़ा होगा सैक्रेड ग्रोव्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ग्रोव्स हुआ करते थे, छोटी छोटी साइट्स, या ऐसे समझ लो फॉरेस्ट के बीच में
बीचों बीच एक पेड़ के आसपास एक ऐसी साइट जिसको माना जाता था कि ये इस गॉड या गॉडेस की साइट है, उसको कहते हैं ग्रोव। तो फॉरेस्ट के बीचों बीच इस तरह के ग्रोव्स में इसको परफॉर्म किया जाता है थिर्रा को, ठीक है। इस ग्रोव को कहा जाता है कावू, ठीक है। केरल की भाषा में इसको कावू कहा जाता है। और कावू जो है, कावू यहाँ पे ग्रोव्स को कहा जाता है केरला के मालाबार रीजन में, और इन कावूज में ही इस थिर्रा रिचुअल डांस को परफॉर्म किया जाता था। इसको परफॉर्म करने वाली जो बेसिकली ट्राइब है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मलाया, ठीक है। तो मलाया ट्राइब जो है, मलाया कम्युनिटी जो है, वो इसको परफॉर्म करती है। और ये जो थिर्रा है, इसमें ये माना जाता है कि ये जो पर्सन इसको परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसके अंदर गॉड आ चुके हैं, ठीक है। गॉड, इस गॉड ने इसके बॉडी को पजेस कर लिया है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी अगर, कांतारा, तो कांतारा अगर आपने देखी होगी ना, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो कांतारा में भी यही होता है कि जो भी पर्सन, जो भी आर्टिस्ट उस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को परफॉर्म करता है, जिसमें उस कांतारा मूवी में तो कोला होता है ना, तो यहाँ पे हो रहा है थिर्रा। और थिर्रा में जो भी पर्सन इसको परफॉर्म कर रहा है, माना जा रहा है कि जो देव हैं, जो गॉड हैं, उन्होंने इस पर्सन की बॉडी को पजेस कर लिया है। और जो भी ये पर्सन बोल रहा है, ये पर्सन नहीं बोल रहा है, गॉड बोल रहे हैं, ओके। ऐसे ही होता है थय्यम, ठीक है। थय्यम में यहीं पे होता है। थय्यम में ये माना जाता है कि जो भी पर्सन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो खुद गॉड है, ओके। उसको गॉड ने पजेस नहीं किया है, वो खुद गॉड है, ये माना जाता है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बंदीपुर कंप्लीट 50 years एज प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ट्रेसेस लिगेसी टू महाराज। तो बेसिकली हुआ क्या है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, देखो टाइगर रिजर्व कब बनता है, कोई भी जगह नेशनल पार्क या कुछ भी, टाइगर रिजर्व कब बनता है, जब वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में शुरू हुआ था, और 1973 में ही 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1973 को ही बंदीपुर को टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। तो 50 साल इसके पूरे हो चुके हैं, ओके। नाउ इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक फ्लैगशिप कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया। बेसिकली हमारे देश में टाइगर्स की जो संख्या थी ना, कम होती जा रही थी। तो इन टाइगर्स को बचाने के लिए हमारी प्रधानमंत्री जी जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, सो दैट टाइगर्स की पॉपुलेशन को हम बचा सकें। तो उस टाइम पे 12 टाइगर्स हुआ करते थे इस बंदीपुर टाइगर रिजर्व में, और आज की डेट पे देखोगे तो 126 टाइगर्स हैं यहाँ पे। और अगर आप देखोगे इस पूरे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड टाइगर्स कितने, तो 173, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो इस टाइगर रिजर्व को यूज कर रहे हैं, पर रहने वाले टाइगर्स 126 हैं, ओके। लेकिन इससे पहले, मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट तो 1972 में आया, लेकिन इससे कई साल पहले मैसूरू के कई सारे रूलर्स थे, जिन्होंने इस जगह को काफी प्रोटेक्ट किया, बचा के रखा, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे रूलर्स थे जिन्होंने ये समझा कि भाई हमको कंजर्व करना है, और इसीलिए इन्होंने 1941 में ही इस जगह को वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया था, ठीक है। वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क, इससे पहले भी कई सारे कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन एफर्ट्स हो रहे थे, लेकिन 1941 में इस जगह को वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया गया, और जिसको बाद में जाके कन्वर्ट किया गया बंदीपुर टाइगर रिजर्व में, ओके। ये याद रखना है। तो वेणुगोपाल जो है, वो वेणुगोपाल नाम किसका है, इस जगह पे एक हिल है, और ये माना जाता है इस हिल के टॉप पे एक डीटी रहते जिनका नाम है वेणुगोपाल। तो इसी के नाम पे इस टाइगर रिजर्व का, इस जगह का नाम रखा गया था, वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क कहा जा रहा था। तो बेसिकली अगर मैं इस बंदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करूं, जरा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। अगर ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करूं, तो ये पड़ता है कहाँ पे, कर्नाटका में। ऑफिशियली ये कर्नाटका में आता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 3 स्टेट्स के ट्राई जंक्शन पे लाई करता है, मतलब 3 स्टेट्स के एकदम बॉर्डर पे लाई करता है। कौन से 3 स्टेट्स हैं, एक है कर्नाटका, तीसरा है, दूसरा है केरला, और तीसरा है तमिलनाडु। तो ये 3 स्टेट्स के जंक्शन पे ये लाई करता है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास 3 और स्पेशल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आप इसको कह सकते हो, टाइगर रिजर्व कह सकते हो। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व के पास में एक तो है नागरहोल, ठीक है। नागरहोल टाइगर रिजर्व भी कर्नाटका में है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है मधुमलाई, मुदुमलाई जो है ये तमिलनाडु में है। और तीसरा है वयनाड, ठीक है। ये वयनाड है केरला में। तो नागरहोल है कर्नाटका में, मधुमलाई है केरला में, सॉरी मधुमलाई है तमिलनाडु में, और वयनाड है केरला में। ये 3 और 1 ये बंदीपुर, ये चारों मिला के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनाते हैं, याद रखना, ओके। तो बेसिकली बंदीपुर टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, बंदीपुर के साथ में, बंदीपुर है कर्नाटका का, नागरहोल है कर्नाटका का, मधुमलाई है तमिलनाडु का, और वयनाड है केरला का। ये चारों मिलकर बनाते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, रिवर्स की बात करें तो बंदीपुर से एक रिवर जो निकलती है उसका नाम है काबिनी, ठीक है। काबिनी रिवर इसके ऊपर से निकलती है, और मोयार इसके नीचे से निकलती है, और बीचों बीच इसके एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है नुगु।
नुगु, NUGU, नुगु। ओके, तो काबिनी, मोयार और नुगु रिवर्स का सीधा कनेक्शन है इस टाइगर रिजर्व से। ओके, ये याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, ये वाला आप आर्टिकल देख रहे हो, बाइसन हिल्स वेडिंग बेल्स फॉल साइलेंट एज कोंडा रेड्डी ट्राइबल फेस कल्चरल ट्रॉमा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपको पता है गोदावरी रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। काफी कुछ आ चुका है, काफी कुछ आने वाला है। तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है गोदावरी रिवर के ऊपर। इसीलिए सरकार ने बोला है कि गोदावरी रिवर के आसपास कुछ विलेजेस हैं, जिन विलेजेस में जो लोग ट्राइबल लोग रहते हैं उनको ये जगह खाली करनी होगी और दूसरी जगह पे जाके रहना पड़ेगा। तो यहाँ रहने वाली, यहाँ के आसपास जो विलेजेस हैं उसमें रहने वाली कई सारी ट्राइब्स में एक ट्राइब है कोंडा रेड्डी ट्राइब। ये कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है ना, ये गोदावरी रिवर के पास में एक हिल है जिसको कहते हैं बाइसन रेंज हिल्स। ओके, तो बाइसन हिल्स के पास में ये रहती है ये ट्राइब, कोंडा रेड्डी ट्राइब। और इन्होंने बेसिकली बताया कि इनकी जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ये गोदावरी जो बैंक है, गोदावरी रिवर है, इसके बैंक पे ही होते हैं, इसके किनारे पे ही हो रहे हैं। अब क्योंकि सरकार ने इनको बोल दिया है कि बस तुम्हारे पास 1 साल और है, तुम्हें रिहैबिलिटेट होना है, डिस्प्लेस करना है यहाँ से, तो इनके आखिरी कुछ शादियां हो रही है इस गोदावरी रिवर के बैंक पे। मतलब कि कहने का मतलब है कि इनकी लाइफस्टाइल, इनका कल्चर पूरी तरह से चेंज होने वाला है, और इसीलिए ये वर्ड कल्चरल ट्रॉमा या कल्चरल शॉक यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो बस आपको याद ही रखना है, गोदावरी जो रिवर है उसके ऊपर पोलावरम प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके कारण आसपास की जो ट्राइब्स हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। उसमें एक ट्राइब है कोंडा रेड्डी ट्राइब, बाइसन हिल के पास में रहती है ये, और इसीलिए ये वर्ड कल्चरल ट्रॉमा यहाँ पे यूज हो रहा है। मुझे जरा बताना गोदावरी रिवर के बारे में कि ये कहाँ से ओरिजिन करती है और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया मलेशिया मूव बियॉन्ड डॉलर टू सेटल ट्रेड इन रुपी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो कुछ यूं रहा है कि इंडिया और मलेशिया बेसिकली अब रुपी में ट्रेड करेंगे। इन्होंने ये एक एग्रीमेंट सा साइन किया है, ठीक है, ये इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, जितनी भी कंट्रीज आपस में ट्रेड करती थी वो डॉलर में ट्रेड करती थी, लेकिन सिंस रशिया यूक्रेन वॉर जब से हुआ है तब से डॉलर काफी अफेक्ट हो रहा है, और बाकी सारी कंट्रीज इसके कारण अफेक्ट हो रही है, बाकी सारी कंट्रीज की इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है। आपको पता है कि यूएसए ने भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि भाई आप जो हो वो ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे डॉलर को। रशिया को ये कह दिया कि आप ज्यादा यूएस का जो डॉलर है वो यूज नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में बाकी पूरा वर्ल्ड भी सफर कर रहा है, और इसीलिए अब इंडिया ने बोला अब कब तक सफर करें भाई। तो इंडिया ने बोला एक काम करते हैं, डॉलर में ट्रेड ना करके हम रुपी में ट्रेड करते हैं। तो रुपी में ट्रेड कर रहे हैं इंडिया और मलेशिया। ओके, और इसी की अनाउंसमेंट अभी करी है रिसेंटली इंडिया और मलेशिया ने। इससे हम यूएस डॉलर से दूर जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी काफी बेनिफिशियल होने वाला है। इसी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसने बोला है कि हमारे यहाँ पे आप एक काम करो, एक वॉस्त्रो अकाउंट खोल लो। मलेशिया ये कहा है कि आप एक वॉस्त्रो अकाउंट खोल लो और उसके थ्रू हम यहाँ पे डॉलर्स की जगह रुपी में ट्रेड कर पाएंगे आपके साथ। अब कहा ये कि भाई ये वॉस्त्रो अकाउंट क्या है, बेसिकली आरबीआई ये फैसिलिटी लेकर आई है कि भाई आप जो हो, दूसरे देश जो है हमारे देश में एक वॉस्त्रो अकाउंट खोल के हमसे रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये वॉस्त्रो अकाउंट क्या है, नोस्त्रो अकाउंट क्या है, और एक और अकाउंट का नाम है लोरो। लोरो अकाउंट क्या है, इसके ऊपर चलेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इंडिया और मलेशिया के बीच में आज के टाइम पे 19.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। ये थर्ड लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है इन एशियन कंट्रीज। इससे पहले हमारा इंडोनेशिया और एक सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ भी हमारा अच्छा ट्रेड होता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आता है मलेशिया। तो सिंगापुर इंडोनेशिया के बाद आता है मलेशिया, जो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ बेसिकली बायलैटरल ट्रेड। ओके, तो अब बात करते हैं हम अच्छा, ये एशियन कंट्रीज की मैं बात करी थी। ओके, अब बात करते हैं वॉस्त्रो, नॉस्त्रो और लोरो अकाउंट की। अब देखो आरबीआई ने बोला है कि हम कब तक डॉलर के ऊपर डिपेंड करेंगे भाई ट्रेड करने के लिए। अगर यूएस नहीं चाहेगा तो क्या हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने बोला एक काम करते हैं, वॉस्त्रो अकाउंट निकाल दें। अब ये वॉस्त्रो अकाउंट क्या है, वॉस्त्रो अकाउंट का मतलब है, मान लो रशिया का कोई बैंक या फिर इस केस में मलेशिया का बैंक, मलेशिया का बैंक इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। तो ये है मलेशिया, ये है इंडिया, ठीक है। मलेशिया का कोई बैंक है, ठीक है, इस केस में मलेशिया का बैंक है इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया, ठीक है। तो ये जो मलेशिया का बैंक है, मान लो इसको बी कह रही हूँ मैं, और इंडिया का यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मलेशिया के बैंक ने इंडिया के इस यूनियन बैंक में अपना एक खाता खुलवाया, और इस खाते में जितने भी पैसे आएंगे वो रुपी में आएंगे। जो भी यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन होगी वो रुपी में होगी। इसको कहेंगे हम वॉस्त्रो अकाउंट, यानी कि फॉरेन बैंक का अकाउंट है हमारे देश में। ओके, और ये किस करेंसी
करेंसी में है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी में। इसी का उल्टा होता है नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट में क्या है कि मान लो इंडिया ने अपना एक अकाउंट खोला मलेशिया के, मतलब इंडिया के बैंक ने, इस यूनियन बैंक ने अपना अकाउंट खोला इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया में, और कौन सी करेंसी में, मलेशिया की करेंसी में, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट। लॉरो अकाउंट क्या होता है, लॉरो अकाउंट का मतलब है, मान लो ये है इंडिया, ओके, ये है इंडिया, और इंडिया में मान लो कैनरा बैंक को काम है कुछ यूएसए के साथ, ठीक है, तो यूएसए में कैनरा बैंक जो है अपना एक नॉस्ट्रो अकाउंट खोलना चाहता है, लेकिन किसी रीजन से कैनरा बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट नहीं है यूएसए में। तो कैनरा बैंक जाएगा बीओबी के पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, और बैंक ऑफ बड़ौदा का बोलेगा कि क्या तुम्हारा एक नॉस्ट्रो अकाउंट है यूएस में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बोलता है कि हाँ जी, हमारा एक नॉस्ट्रो अकाउंट है यूएस में। तो कैनरा बैंक बोलेगा एक काम करता हूँ, फिर मैं नहीं खुलवाता हूँ बैंक में, यूएस के बैंक में नॉस्ट्रो अकाउंट, तुम्हारे थ्रू ही मैं ट्रांजैक्शन कर लूंगा। मतलब कि इंडिया के, हमारे डोमेस्टिक बैंक का किसी तीसरी बैंक में अकाउंट ना होने के बावजूद इंडिया की दूसरी डोमेस्टिक बैंक उसको मदद कर रही है अपने नॉस्ट्रो अकाउंट से, इसको बोलते हैं लॉरो अकाउंट। ओके, तो कैनरा बैंक जो है इसके पास नॉस्ट्रो अकाउंट नहीं था, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के पास नॉस्ट्रो अकाउंट था, और उसने यहाँ पे कैनरा बैंक की मदद करी ट्रांजैक्शन वगैरह में, इसको हम कहते हैं लॉरो अकाउंट। तो आपको नॉस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट और लॉरो अकाउंट का मतलब समझ में आना चाहिए यहाँ पे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। समझ में आ रहा है ना सब कुछ, ऑल राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ये एक छोटा सा आर्टिकल है। अंडमान के आसपास एक केबल डल रही है, अंडर सी केबल डल रही है, सो दैट अंडमान में इंटरनेट कनेक्शन मिल पाए। ओके, और इसी के लिए काम वगैरह चल रहा है। तो चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक ये इंटरनेट बिछाने की कोशिशें चल रही है, जिसमें बीएसएनएल, एयरटेल सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसको कह रहे हैं कानी, चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं, इसकी केबल जो है, ये ज्यादातर जो इंटरनेट पहुंचा पा रही है, ये पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचा पा रही है, जो कि कैपिटल है, जो सबसे बड़ी सिटी है अंडमान निकोबार की। बाकी आसपास के रीजन में नहीं पहुंच पा रहा है। इसके बारे में बस ये आर्टिकल था। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी पोर्ट ब्लेयर तक थ्रू कानी केबल यानी कि चेन्नई अंडमान निकोबार आइलैंड केबल, इसके थ्रू इंटरनेट पहुंच रहा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पे कालाजार को लेकर है। तो यहाँ पे बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें ये पाया गया कि भाई एक नया एक्सपेरिमेंट इसमें ये हुआ कि एक माइस के ऊपर, चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये पता चला कि नोवल क्विनोलिन डेरिवेटिव, एक नया डेरिवेटिव है, क्विनोलिन बोला जा रहा है उसको, इसके थ्रू कालाजार को ठीक किया जा सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अभी तक क्या हो रहा था, कालाजार एक एंडेमिक की तरह काम कर रहा था इंडिया में, स्पेशली इंडिया के 4 स्टेट्स, बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन 4 स्टेट्स में कालाजार बहुत फैल रहा था। और इसको ठीक करने के लिए जो अभी तक ट्रीटमेंट हो भी रहा था ना, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत थे, टॉक्सिसिटी बहुत थी उससे रिलेटेड, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ा रहा था वो। लेकिन ये जो नया डेरिवेटिव आया है, इसने बोला है कि मैं इस, बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट में ये पता चल रहा है कि ये जो नया डेरिवेटिव आया है उसके थ्रू इस लेशमैनियासिस, या फिर इसको हम कालाजार जो कहते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। ओके, तो ये पता चला है इसके थ्रू, और हमारे लिए जरूरी हो जाता है कालाजार डिसीज जो है वो हमको समझना जरूरी है। तो कालाजार एक वेक्टर बॉर्न निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, जो कि प्रोटोजोवन पैरासाइट के कारण होता है। ये प्रोटोजोवन पैरासाइट का नाम है लैशमैनिया। ओके, और ये वर्ल्ड की मोस्टली पुअरेस्ट जो जनता है, वर्ल्ड की मोस्ट पुअरेस्ट पॉपुलेशन है, उसको जनरली अफेक्ट करता है। तो कालाजार के लगभग 1 लाख केसेस हम देखने को मिलते हैं हमें, और लगभग 95% जो केसेस हैं डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, वो इंडिया से मिलते हैं और ट्रॉपिकल कंट्रीज से मिलते हैं। और ये जब किसी को कालाजार हो जाता है ना, तो कालाजार के चक्कर में फिर वो एचआईवी को लेकर भी काफी प्रोन हो जाता है वो पर्सन। ओके, और इसके जो करंट ट्रीटमेंट है उसमें काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी है, और ड्रग रेजिस्टेंस लेवल भी उसका बहुत ज्यादा है। तो हमारे लिए जरूरी है कालाजार के बारे में जानना। और कालाजार के बारे में हमने देखा कि लेशमैनियासिस भी कहते हैं इसको, क्योंकि लेशमैनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, पैरासाइट के कारण होता है ये। इसको कालाजार कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ब्लैक फीवर भी है, इसको डमडम फीवर भी कहा जाता है, ठीक है, डमडम फीवर। ओके, और ये बहुत सिवियर फॉर्म का डिसीज होता है, इंडिजिनियस डिसीज है, धीरे धीरे करके फैलता है, ठीक है। और इसके अलावा ये किसको अफेक्ट करता है, मेजरली लीवर को अफेक्ट करता है, स्प्लीन को अफेक्ट करता है, बोन मैरो को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स की बात करूं तो फीवर होना, ठीक है, इसके अलावा एनीमिया होना, फटीग होना, थका थका रहना, ठीक है, इस तरह की चीजें होना, भूख ना लगना, एपेटाइट ना होना, ठीक है। इसके अलावा स्प्लीन में, लीवर में सूजन देखना, ये सारी चीजें आपको दिखती है कालाजार के अंतर्गत। इसमें एकदम वेट लॉस होने लगता है। ओके, और ये फैलता कैसे है, एक सैंड फ्लाई नाम का एक बेसिकली
इंसेक्ट होता है, फीमेल सैंड फ्लाई, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई है ना, अगर उसने आके आपको काट लिया तो आपको भी कालाजार हो सकता है। और ये कहा जाता है कि 10 लाख 7 से 10 लाख नए केसेस हर साल निकल के आते हैं, जिसमें से इंडिया में से काफी सारे केसेस निकल के आ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम कर रहा है इसको ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा काम है जो बचा हुआ है। तो इंडिया में ये जो कालाजार है ये एक एपिडेमियोलॉजिकल फीचर बन चुका है हमारे देश के क्लाइमेट का, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है हमारे देश में भी कुछ कुछ, इसीलिए हमारे देश में कालाजार काफी स्ट्रांगली देखा जा रहा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक इन 2 अफ्रीकन कंट्रीज। तो अफ्रीका की 2 कंट्रीज हैं, इक्वेटोरियल गिनी है और तंजानिया। आपका काम ये है आज कि एटलस खोलना और इक्वेटोरियल गिनी और तंजानिया को लोकेट करना जरा मैप में। ओके, तो इक्वेटोरियल गिनी और तंजानिया में ये मार्बर्ग वायरस जो है वो फैल रहा है। पहली बार ये वायरस जो है इन कंट्रीज में फैला हुआ है। ओके, तो बेसिकली इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जैसे कोविड में किया गया था। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ ने ये बोला है कि इसके स्प्रेड की जो चांसेस हैं बहुत हाई हैं। तो मार्बर्ग वायरस जो है नया वायरस नहीं है, 1967 में इसको डिटेक्ट किया गया था जर्मनी और सर्बिया में। ओके, और इसके चक्कर में काफी ज्यादा हेमोरेजिक फीवर्स हो रहे थे ह्यूमंस में, यानी कि ब्लड रिलेटेड फीवर्स हो रहे थे ह्यूमंस में। 1967 में जर्मनी और सर्बिया में ये पहले ही मिल चुका था, लेकिन अभी तक ट्रॉपिकल कंट्रीज में नहीं हो रहा था, लेकिन पहली बार देखने को मिला है इक्वेटोरियल गिनी और तंजानिया में। तो ये वायरस जो है दूसरे वायरस एबोला वायरस से काफी कुछ कनेक्टेड है, क्योंकि एबोला में भी सेम चीजें हो रही थी जैसे इसमें मार्बर्ग में हो रही है। ठीक है, तो मार्बर्ग वायरस को ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता हुआ देखा गया कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। तो आप कॉन्टैक्ट करते हो अगर दूसरे ह्यूमन से जो इन्फेक्टेड है, तो आपको भी मार्बर्ग हो सकता है। इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू, फ्रूट बैट्स के थ्रू, इन सब के थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो पा रहा है। ओके, फ्लूइड्स के थ्रू, कंटामिनेशन के थ्रू, ये सब के थ्रू हो रहा है। इसके पहले 1975 में भी एक बार इसका आउटब्रेक देखा गया था अफ्रीका में ही, और 2023 में भी देखा जा रहा है अभी। ठीक है, और इसके पहले भी आइसोलेटेड केसेस कुछ कुछ मिले थे गिनी और घाना में, लेकिन इतना बड़ा एपिडेमिक फॉर्म में नहीं आया था, आउटब्रेक नहीं हुआ था इसका। तो यहाँ पे सीक्वेंस ये दिखा रहा है कि मार्बर्ग जो है ये मेजरली फ्रूट बैट्स के कारण हो रहा है, फ्रूट बैट्स में जनरली मिलता है ज्यादातर। ओके, और इसका डिटेक्शन वगैरह के लिए अभी काम हो रहा है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन हमें नहीं मिल पाई है। ओके, और अभी इससे एक चीज सामने आती है, कंसेप्ट सामने आता है वन हेल्थ का, और ये कहा जा रहा है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि वन हेल्थ को हमने सीरियसली लेना चाहिए। वन हेल्थ मतलब हमको सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना है कि ह्यूमंस हेल्दी रहे, हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी का, अपने आसपास के जो ह्यूमंस, अपने आसपास की जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उन्हें भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। वो हेल्दी रहेंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे। जैसे इस केस में क्या हुआ, फ्रूट बैट्स के थ्रू ह्यूमंस को हुआ, तो वैसे किसी के भी थ्रू हो सकता है ना। कोविड का भी ऐसे ही समझ में आ रहा था, हालांकि उसका क्लियर कट पता नहीं है, लेकिन यही समझ में आ रहा था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, मोरेटोरियम कॉल ऑन चैट जीपीटी सक्सेसर। बेसिकली एलन मस्क और कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि चैट जीपीटी जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है, उसके जैसे और चैटबॉट्स अब डेवलप नहीं होने चाहिए। इससे ज्यादा एडवांस्ड अगर हमने चैटबॉट्स डेवलप कर लिए ना, तो बड़ा खतरा है ह्यूमन लाइफ को लेकर। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक बेसिकली ऐप समझ सकते हो, एक सॉफ्टवेयर समझ सकते हो। इस पे आप कुछ भी जाके पूछोगे नहीं, उसको सब चीज का जवाब देगा। बोलोगे सॉफ्टवेयर बना दे, सॉफ्टवेयर बना देगा, कोडिंग कर दे, कोडिंग कर देगा, कुछ भी कर देगा। आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स पे भी आपको सजेशन दे देगा। सोचो, इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसी के आगे एक एडवांस लेवल आने वाला है एजीआई, अभी चल रहा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बाद आने वाला है एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मतलब इस लेवल की इंटेलिजेंस जो ह्यूमंस को मैच कर सकती है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर हम इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाते रहे, बिना कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए, बिना कोई लेजिस्लेशंस बनाए, बिना कोई रेगुलेटरी बॉडी के, अगर हम ऐसे ही करते रहे, तो हो सकता है कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर दे। जैसे चैट जीपीटी अगर 5 आ जाएगा ना, तो हो सकता है कि ह्यूमंस और उसमें क्या डिफरेंस है आप पता ही ना लगा पाओ। ठीक है, जैसे अभी भी कई सारे जो डिसीजन बेस्ड, इमोशन बेस्ड डिसीजन है, वो चैट जीपीटी 4 नहीं दे पाता आपको उसका रिजल्ट, लेकिन जीपीटी 5 अगर आ गया ना, तो हो सकता है उसका भी रिजल्ट आपको देने लग जाए। तो ऐसे में ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस पे बड़ा खतरा हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, कैन कंट्रीज बी स्यूड ओवर क्लाइमेट चेंज। तो देखो, ये पूरा जो आर्टिकल है ये बात करता है कि यूएन की जनरल असेंबली में से एक कंट्री है वानातू नाम की। ठीक है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशन में। ये कंट्री गई आईसीजे के पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास। ठीक है, और इन्होंने बोला कि हम जो है यूएन के अंतर्गत कई सारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एग्रीमेंट्स वगैरह
साइन कर रहे हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट पैक्ट हो गया, इस तरह की चीजें। तो वानातू ने ये कहा कि अगर मान लो कोई भी बड़ा क्लाइमेट चेंज होता है या एक्सट्रीम कुछ सिचुएशन आती है, फ्लड्स आते हैं वगैरह, तो इसके लिए कौन सी कंट्री जिम्मेदार होगी? क्या ऐसे कोई लीगल ऑब्लिगेशंस कंट्रीज के ऊपर हो सकते हैं कि उसको बेसिकली लोग जो है रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके, अकाउंटेबिलिटी उसकी फिक्स कर सके? और अगर ऐसा है तो कौन सी कंट्री को हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब बेसिकली क्या क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीज को हम लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? इसके लिए आईसीजे के पास ये रेजोल्यूशन गया और इसको कई सारी कंट्रीज ने सपोर्ट भी किया। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की तरफ से भी यहाँ पे ये रेजोल्यूशन गया, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने कई सारे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए हैं, ओके, कि भाई हम क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिल रहा। तो ये रेजोल्यूशन जो है अगर कंसेंसस से पास हो जाता है तो आईसीजे ये बता सकता है हमको कि भाई कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी इस तरह के क्लाइमेट चेंजेस के लिए। और वानातू एक ऐसी कंट्री है जो कि अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया था 2015 में, साइक्लोन पाम, इसने इसके 95% क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था वानातू के। यहाँ की पॉपुलेशन को, टू थर्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट किया था। इसीलिए जो देखो दुखियारा होगा वही जाएगा, ठीक है, फरियाद करने। तो यहाँ पे भी वही हुआ है। तो इस रेजोल्यूशन में, ये एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है जो बोलता है कि यूएन चार्टर का आर्टिकल 96 इन्वोक करते हुए ये कहता है कि हम आईसीजे से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पूछना चाहते हैं दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम। मतलब कंट्रीज के ऊपर क्या ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन है जिसके थ्रू उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि वो क्लाइमेट सिस्टम को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें। और दूसरा, क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर वो इस ऑब्लिगेशन को वायलेट करती हैं तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। और ये चीजें मेजरली पूछी जा रही हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि इन्हीं को सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज से। तो बेसिकली ये रेजोल्यूशन जो है ये पेरिस एग्रीमेंट की तरफ भी इशारा कर रहा है कि इसमें कहीं तो बड़ी बड़ी बातें गई हैं, लेकिन कितना इंप्लीमेंट हो रहा है हम सभी जानते हैं। तो इंडिया क्या कह रहा है? देखो, इंडिया हमेशा से ये कहता है कि भाई हम तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्लाइमेट जस्टिस के लिए ही हम बात करते हैं। इंडिया ने हर तरह से अपने टारगेट सेट करे, अपने टारगेट्स को फुलफिल किया। जैसे अभी हम पेरिस एग्रीमेंट के दौरान नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जब हमने डिसाइड करे तो हमने बोला कि भाई हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जो है उसको रिन्यूएबल कर देंगे बाय 2030, और इस तरह की हमने बातें कही, ओके। इसमें मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो हमारे आसपास की, उन्होंने इनफैक्ट इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट भी किया, जैसे बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल, श्रीलंका, छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। लेकिन हमने इसको अभी तक स्पॉन्सर नहीं किया, मतलब हमने इसको डायरेक्ट अभी तक सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया है, ओके। यूएस जैसी जो कंट्रीज है वो तो इसके अगेंस्ट है। जैसे इंडिया जो है ना यूएस और चाइना के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, लेकिन यूएस जैसी कंट्रीज तो इसके अगेंस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू आप किसी कंट्री को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो, ये बहुत डिफिकल्ट वाली बात है। और अभी तक पेरिस क्लाइमेट चेंज के थ्रू, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के थ्रू अभी तक क्या हो रहा है कि हम कंट्रीज को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप बताओ कि आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हम टारगेट्स नहीं दे रहे, उनको हम बोल रहे हैं कि आप अपने टारगेट डिसाइड करो। तो ये क्या हो रहा है, बॉटम अप अप्रोच चल रही है, ओके, बॉटम अप अप्रोच। लेकिन अगर हम ये जुडिशियल प्रोसेस फॉलो करने लग गए तो फिर टॉप डाउन अप्रोच चलेगी, और टॉप डाउन अप्रोच जो है वो अच्छी नहीं होगी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही, ओके। तो ये कहना है यूएस जैसी कंट्रीज का, क्योंकि अब देखो सभी को पता है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ये डेवलप्ड कंट्रीज है ना, इनके ऊपर ही सबसे बड़ा भांडा फूटना है। अगर कभी भी क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे ज्यादा रीजन जो होने वाला है, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कोई होने वाला है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज होने वाली हैं। तो इसीलिए ये डेवलप्ड कंट्रीज कभी भी इस चीज के लिए नहीं मानेंगी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन लगा दे। दूसरी चीज ये कि क्या स्पॉन्सर यहाँ पे चाहते क्या हैं? स्पॉन्सर्स जो हैं इस रेजोल्यूशन के, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट हमारे COP21 में हुआ था, 2015 की बात है ये। और इस दौरान हमने ये कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हम रोकें, उसके लिए जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना उसको रोकें। तो टेम्परेचर राइज इस साल, इस पूरी सेंचुरी के एंड तक, यानी कि 2100 तक मैक्सिमम इंक्रीज होना चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस, और कोशिश हमको ये करनी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही ये रुक जाए। तो इसकी कोशिशें जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में सफल हो, ये चाहती हैं स्पॉन्सर कंट्रीज। लेकिन आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई, जिसमें ये कहा गया कि भाई 1.1 डिग्रीज तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, जबकि अभी हम 2023 में हैं, अभी तो लगभग 70 साल, 70 70 75 साल अभी बचे हैं।
तब भी हम 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा चुके हैं। तो अगर हम ये 2 डिग्री सेल्सियस पे रोकना चाहते हैं ना टेम्परेचर राइज को, तो हमें लगभग जो ग्रीन हाउस गैसेस हम अभी यूज कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस अभी हो रही है एमिट, उसको हमें हाफ करना पड़ेगा, उसके यूसेज को सीधा आधा करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके इसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये रेजोल्यूशन का आइडिया आता कहाँ से है? आइडिया आता है 27 पैसिफिक आइलैंड लॉ स्टूडेंट्स की तरफ से। तो पैसिफिक आइलैंड्स जो है, छोटे छोटे जो पैसिफिक आइलैंड हैं, वही सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं क्लाइमेट चेंज की मार को। और इन्हीं के साइड से लॉ स्टूडेंट्स ने ये पेशकश रखी कि ऐसा एक रेजोल्यूशन हमको लाना चाहिए। लेकिन क्या इसके मायने क्या है? तो आईसीजे की जो बाइंडिंग, आईसीजे की जो रूलिंग लाएंगी, क्या वो बाइंडिंग होगी? तो देखो ये कहा गया है इस रेजोल्यूशन में कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अभी सिर्फ अपनी एडवाइजरी ओपिनियन दे। और दूसरी चीज ये भी है कि आईसीजे जो भी ओपिनियन देगा वो बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन आईसीजे एक बड़ी बॉडी है, तो इसके थ्रू एटलीस्ट ये होगा कि लीगल वेट मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को। और एक मॉरल अथॉरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई, ये कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा एमिशन करती हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्पॉन्सिबल है, ये कंट्रीज हैं। तो अगली बार कोई भी ऐसा बड़ा मेजर इवेंट होगा ना, जो एक्सट्रीम इवेंट, फ्लड्स हो गए या ये हो गया, तो उसके लिए हम इन कंट्रीज को जिम्मेदार ठहरा पाएंगे और इनके ऊपर प्रेशर बना पाएंगे। ओके। और पेरिस क्लाइमेट डील जो अभी तक लटकी हुई है बीच में, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट इज व्हाई हैज इजराइल पॉज्ड जुडिशियल रिफॉर्म प्लान। तो इजराइल के जो गवर्नमेंट है, मेजरली कोशिश कर रही है जुडिशरी को अपने मुट्ठी में लाने की। ठीक है। तो आपको पता है कि तीन बेसिकली पार्ट्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जो गवर्नमेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आती है, पार्लियामेंट जो होती है वो लेजिस्लेशन के अंतर्गत आती है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जुडिशरी के अंतर्गत आती है। हमारे देश में भी सेपरेशन ऑफ पावर का एक कंसेप्ट लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसकी बात की गई है, लेकिन बाकी कंट्रीज में भी लगता है, इसराइल में भी लगता है। लेकिन इसराइल की जो गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि जुडिशरी अपने हिसाब से काम कर रही है, जुडिशरी के पास इतनी पावर्स हैं। तो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट, यहाँ का जो पार्लियामेंट है इसराइल का, इसको कहते हैं नेसिट। ओके। के साइलेंट है, नेसिट। नेसिट में एक बिल लेकर आए इसराइल के प्रेसिडेंट, और इन्होंने बोला कि भाई जुडिशरी की पावर्स कम करके हम गवर्नमेंट को पावर्स देंगे। जैसे कि क्या पावर्स? कि भाई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, हमारे जो भी लॉज बनाए उसके ऊपर आप रीजनेबिलिटी टेस्ट नहीं कर सकते, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट की चलेगी, एंड सो ऑन। लेकिन इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चालू हो गया है। प्रोटेस्ट करने वालों में जुडिशरी के लोग भी हैं और सिटीजन्स भी हैं, क्योंकि सिटीजन्स को लग रहा है अगर जुडिशरी भी नहीं होगी तो आप तो अपनी मनमर्जी के काम करोगे। ठीक है। और इस तरह की, जैसे बेसिकली यहाँ के प्रेसिडेंट को ये लग रहा है कि जुडिशरी यहाँ पे ये भी आदेश दे सकती है कि भाई जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो अनफिट है यहाँ पे, ठीक है, अनफिट टू रूल है, तो उनको हटा भी जाया सकता है जुडिशरी के दौरान, जुडिशरी के थ्रू। लेकिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं चाहते, गवर्नमेंट यहाँ की ऐसा नहीं चाहती है, और इसीलिए बेसिकली जुडिशरी को अपने मुट्ठी में करना चाह रहे हैं, जिसके अगेंस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे आके खड़ी हो गई है, यहाँ के सिटीजन आके बीच में खड़े हो गए हैं। ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग दिस, इसमें और कुछ मेजर है नहीं। इसके अलावा एक छोटा सा आर्टिकल है, ये छोटा सा आर्टिकल जो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स को लेकर है। यहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे लगभग 7200 करोड़, 72,000 करोड़ रुपीज का ये मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है। बात हो रही है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड को होलिस्टिकली डेवलप करना है। लेकिन इस निकोबार आइलैंड के पास में एक बे पड़ती है जिसको कहते हैं गैलाथिया बे। गैलाथिया बे जो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं टर्टल्स। इसमें एक मेजर टर्टल जो देखने को मिलता है वो है लेदर बैक टर्टल, जो कि सबसे बड़ा टर्टल मिलता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मरीन टर्टल है ये, जो सॉल्ट वाटर में रहता है, जो कि खारे पानी में रहता है। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट मरीन टर्टल्स भी हैं यहाँ पे जो गैलाथिया बे में रहते हैं, और इसके लिए नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान भी चलाया जा रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि ये जब जब से ये ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट की बात हुई है, तब से इन सब के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ही हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे ट्राइबल लोग भी रहते हैं, कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज, मेजरली दो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, शोम्पेन और निकोबारीज, इनके भी जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है 1989 से। इनफैक्ट ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी शामिल है। तो काफी इंपॉर्टेंट माइक्रो हैबिटेट्स यहाँ पे लाई करते हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटीज हैं, जैसे लेदर बैक टर्टल हो गया, निकोबारी मेगापॉड हो गया।
इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 8.5 लाख से ज्यादा ट्रीज गिराई जाएंगी, हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। अब ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करूं तो बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच में लाई करता है, और यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको पहले भी डिस्प्लेस किया गया था 2004 के दौरान, जब सुनामी आई थी, और अब फिर से इनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग इशू बन सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही था। एक छोटा सा एक और आर्टिकल है, जरा सा देख लो। ये है लास्ट पेज, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, और ये जो ट्रीज है ना, ये विलो ट्रीज हैं। इन विलो ट्रीज से क्रिकेट बैट्स बनते हैं। लेकिन ये विलो ट्रीज जो है ना, ये खत्म होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो कारोबार है जम्मू कश्मीर में मेजरली चलता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये अनंतनाग में जो लोग जनरली व्यापार करते हैं, ये विलो ट्री से क्रिकेट बैट बनाते हैं। लेकिन ये विलो ट्री जो लाइट वेट हार्डवुड है, ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ये पूरी पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है ना, बहुत अभी कंसर्न में चल रही है, बहुत ज्यादा खतरे में चल रही है कि हो सकता है कि आगे जाके एक्सटिंक्ट हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था। तो देख पा रहे हो, ये इस तरह से बैट्स बनती है विलो ट्री की। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।